देश में आखिरकार एक बड़ी हलचल मची हुई है। जानेंगे क्या चल रहा है। बांग्लादेश एक बहुत बड़े खतरे में भी जा रहा है, तो वहीं बिम्स्टेक में पीएम मोदी से मुलाकात के लिए भी यहाँ गुहार लग रही है। और इन सब के बीच में इन्होंने रोहिंग्या के चीफ को पकड़कर एक अलग ही हालात बना दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में बांग्लादेश में एक गंभीर पर्यावरणीय संकट ने दुनिया का ध्यान खींचा है। 20 मार्च 2025 को एक खबर आती है जिसमें कहा जाता है कि बांग्लादेश में 79 नदियां या तो सूख चुकी हैं या सूखने के कगार पर हैं, जिससे देश एक बड़े जल संकट की ओर बढ़ रहा है। यह अध्ययन बांग्लादेश सरकार द्वारा तैयार की गई नदियों की नई सूची पर आधारित है, जिसमें देश के सभी जिला आयुक्तों से जानकारी एकत्र की गई थी। इसे अगर ऐसे समझें तो कहा जा रहा है कि कम से कम 79 नदियां या तो सूख चुकी हैं या सूखने की प्रक्रिया में हैं। इसमें 25 नदियां खुलना डिवीज़न में, 19 राजशाही में, 14 रंगपुर में, 6 चट्टोग्राम में, 5 म्यांमार में और 4 ढाका में, 3 बरसीस और सिलहट डिवीज़न में है। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र खुलना, सतखीरा, राजशाही और कुष्टिया है, जहां तेजी से शहरीकरण ने पानी के प्राकृतिक प्रभाव को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। कहा जा रहा है कि नदियों के सूखने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ नदियां प्राकृतिक कारणों से सूखती हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन या भूजल स्तर में कमी, जबकि अन्य मानव गतिविधियां जैसे कि अंधाधुंध शहरीकरण, अवैध रेत खनन और नदियों पर अतिक्रमण के कारण प्रभावित होती हैं। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी कार्रवाई से पहले ये समझना जरूरी है कि नदी सूखने का असली कारण क्या है। ये संकट बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। नदियों का सूखना न केवल पानी की कमी को बढ़ाएगा, बल्कि खेती, मछली पालन और स्थानीय जैव विविधता पर भी गहरा असर डालेगा। बांग्लादेश, जो अपनी नदियों और डेल्टा के लिए जाना जाता है, अब इस संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की ओर देख रहा है। इस बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है, जिसमें नदियां और डेल्टा अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग शामिल है। यूनुस ने हाल ही में चीन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और बांग्लादेश में निवेश के लिए बातचीत की है। इस संदर्भ को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1970 का भोला चक्रवात। 12 नवंबर 1970 को बांग्लादेश, तब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, भोला चक्रवात आया तो इतिहास के सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक था। इस चक्रवात ने बंगाल की खाड़ी से उठकर बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया। 3 से 5 लाख लोग मारे गए थे। 79 नदियों के सूखने का संकट 1970 के भोला चक्रवात से अलग है, लेकिन दोनों ही घटनाएं बांग्लादेश की नदियां और डेल्टा पर उसकी निर्भरता को रेखांकित करती है। आज का संकट जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, मानवीय गतिविधियों का नतीजा है, जो बांग्लादेश के लिए एक दीर्घकालिक चुनौती है। खुलना, सतखीरा और राजशाही जैसे क्षेत्रों में नदियों का सूखना स्थानीय समुदाय के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि ये क्षेत्र खेती और मछली पालन पर निर्भर है। मोहम्मद यूनुस की सरकार इस संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर देख रही है। यूनुस ने हाल ही में चीन का दौरा किया, जहां उन्होंने नदियों और डेल्टा अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग मांगा। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में रिश्ते एकदम खराब हो चुके हैं। हाल ही में बांग्लादेश में एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी है। बांग्लादेश पुलिस ने मंगलवार 8 मार्च को नारायणगंज जिले में एक छापेमारी के दौरान अराकान रोहिंग्या साल्वान कमांडर को पकड़ा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना बताई जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है, पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये केस पहली बार यहाँ है कि अराकान आर्मी के सपोर्ट में कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी जा रही है। बांग्लादेश के सुरक्षा अधिकारियों ने नारायणगंज जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहिंग्या सशस्त्र समूह अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के कमांडर अताउल्लाह अबू अम्मार जुनूनी को गिरफ्तार किया है।
अताउल्लाह का हत्या, अवैध प्रवेश, तोड़ फोड़, उग्रवादी गतिविधियों जैसे गंभीर आरोप लग गए हैं। उनके साथ 10 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। ये गिरफ्तारी ढाका के पास हुई है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। अताउल्लाह, जो मूल रूप से पाकिस्तान में जन्मे थे, मक्का में पले बढ़े, अरसा के प्रमुख हैं। ये संगठन म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए लड़ने का दावा करता है। म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय को लंबे समय से भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा है। आरसा की गतिविधियां सिर्फ विद्रोह तक सीमित नहीं है। ये समूह रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में हत्या, अपहरण, तस्करी जैसे अपराधों में भी शामिल रहा है। इन शिविरों में 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या रहते हैं। इस घटना को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण पर नज़र डाल सकते हैं। साल 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या संकट आया। उस समय आरसा ने 25 अगस्त को म्यांमार के रखाइन राज्य में सीमा चौकियों पर हमले किए थे। इन हमलों में कई सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। इसके जवाब में म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या गांवों पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने जातीय सफाई करार दिया। इस हिंसा के कारण 7 लाख से अधिक रोहिंग्या को म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी। उस समय भी अताउल्लाह अबू अम्मार जुनूनी आरसा के नेतृत्व में थे। उनके संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी। यह घटना भारत में भी चर्चा में रही, क्योंकि भारत ने उस समय म्यांमार के साथ अपने संबंधों को बनाए रखते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर सतर्क रुख अपनाया था। अताउल्लाह की गिरफ्तारी आज के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चुनौती को दिखलाती है। बांग्लादेश पहले से ही रोहिंग्या शरणार्थियों के बोझ तले दबा हुआ है। इन शिविरों में अपराध और अस्थिरता बढ़ रही है। आरसा जैसे समूहों की मौजूदगी इसे और जटिल बना रही है। बांग्लादेश सरकार पर दबाव है कि वह न केवल शरणार्थियों को सहायता दे, बल्कि उनकी वजह से होने वाली सुरक्षा समस्याओं से भी निपटे। अताउल्लाह की गिरफ्तारी से यह संकेत मिलता है कि बांग्लादेश अब इन सशस्त्र समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। 2017 का उदाहरण हमें बताता है कि रोहिंग्या संकट का कोई आसान समाधान नहीं है। उस समय की हिंसा से न केवल म्यांमार और बांग्लादेश को प्रभावित किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर किया। आज अताउल्लाह की गिरफ्तारी से अरसा की गतिविधियों में कुछ हद तक लगाम लगेगी, लेकिन रोहिंग्या समस्या का मूल कारण अभी भी यहीं पर है। माना जा रहा है कि अराकान आर्मी को खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस बीच बांग्लादेश ने भारत से संपर्क किया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें बताया गया कि दोनों नेता 2 से 4 अप्रैल तक थाईलैंड में इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मौजूद होंगे। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने भारत से इस बैठक के लिए औपचारिक रूप से संपर्क किया। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, खासकर उस समय जब हाल के महीनों में भारत बांग्लादेश में कुछ तनाव देखा गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों का इतिहास गहरा और जटिल रहा है। ये एक ऐतिहासिक उदाहरण है जो इस स्थिति से मिलता जुलता है। वो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। उस समय भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए न केवल सैन्य समर्थन दिया, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अभी की स्थिति की बात करें तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली है। और इस बदलाव के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कुछ ठंडापन आया है। खासकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के मुद्दे को लेकर भारत ने चिंता जताई है। ऐसे में बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित बैठक एक मौका हो सकता है जिसमें दोनों नेता आपसी मतभेदों को सुलझाने और सहयोग को फिर से मजबूत करने की दिशा में काम करें। ये बैठक क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बिम्स्टेक संगठन में भारत और बांग्लादेश दोनों ही अहम सदस्य हैं। कहा जा रहा है कि अब आगे बांग्लादेश रिश्तों को सुधारना चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आगे नदियों की समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।